कहानी सुना रही हूँ वो जयशंकर प्रसाद के आंधी संग्रह से लिया गया है। मधुआ कहानी जो है वो यह समाज के जीवन पर एक करारा व्यंग करती है। यह कहानी कि हम बच्चों के फलने फूलने की बात तो करते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन आता है तो हम बच्चों को कमाने पर लगा दिया जाता है। देखिए, कहाँ कमाने के लिए बच्चों का लगना एक अलग बात होती है कि वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं काम, लेकिन जब उन बच्चों के मानसिक भावनाओं को जब ठेस पहुंचाई जाती है, उन पर अत्याचार किया जाता है, तो यह हमारे सामाजिक जीवन की को हाशिए पर खड़ा कर देता है, क्योंकि हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। आज वर्तमान में भी कितनी भी कानून बनने के बावजूद भी बाल मजदूरी पर उतना अंकुश नहीं लग पाया है। यह कहानी एक तरह से बाल मजदूरी पर भी इंगित करती है। जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी कहानियाँ जिज्ञासा पूर्ण होती हैं। ये इनकी कहानियों में एक लाक्षणिकता क्यों पाया जाता है। तो चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। एक मधुआ है जो बालक है, जो कोमल मन बालक है। दूसरा शराबी है। इसमें शराबी की संवेदनशीलता को व्यक्त किया गया है कि एक शराबी जो है वो जो अभावग्रस्त एक व्यक्ति जो होता है उसमें संवेदनशील होता है, जो संपूर्ण रूप से जो रईस जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी अपेक्षा। तो चलिए कहानी हम लोग शुरू करते हैं। आज आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। कहानी में मुख्य पात्रों में से जब एक ठाकुर सरदार सिंह है, जिनका जो लड़का है वो लखनऊ में पढ़ता है, और वो ठाकुर जो साहब हैं वो गांव में रहते हैं। तो अक्सर पहले जो होता था समय कि जो जमींदार लोग होते थे उनको मनोरंजन के साधन चाहिए होते, तो जो ठाकुर साहब हैं वो ग्रामीण तबके से हैं, तो उनके गांव में तो उनके मनोरंजन के सभी साधन हैं, लेकिन जब वो शहर आते हैं तो यहाँ उनके मनोरंजन के लिए कुछ वैसा मिलता नहीं है। और पहले के समय में टेलीविज़न या रेडियो वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था, तो इसलिए उन्हें कहानियाँ सुनने का बड़ा अच्छा चस्का था। तो उन्होंने लखनऊ आने पर उन्होंने एक व्यक्ति की तलाश की जो कि शराबी था। शराबी जो है वो ठाकुर साहब को बड़ी अच्छी अच्छी लच्छेदार कहानियाँ सुनाता है। तो आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं है, आज 7वां दिन है सरकार। शराबी के यह वाक्य, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। जब ठाकुर साहब ने कहा, वाह वाह, तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उड़ने लगा था, कपड़े पर गिर गई, जाने से नशा भी ना आया, और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन ठीक ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं पी है। अब देखिए यहाँ पे मनोभावना कितनी व्यक्त की जाती है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी जो जुबान होती है वो लड़खड़ाने लगती है। उसी प्रकार शराबी की भी जो जुबान है वो लड़खड़ाने लगी है। वह वो रुक रुक कर वो अपनी सफाई जो है वो ठाकुर साहब को दे रहा है कि 7 दिन नहीं, मैं तो अंधेरे में बोतल को ना ढक्कन को उड़ेल रहा था और वो मेरे कपड़ों पे गिर गई है, जिसकी वजह से आपको महक आ रही है, वरना मैंने 7 बूंद से एक बूंद भी अपनी मुंह को नहीं लगाया है साहब। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगते हैं, हा 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 हा। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं पर आ जाते थे, उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला, वह रात को दोपहर में कभी कभी सवेरे भी आता, अपनी लच्छेदार कहानियाँ सुनाकर ठाकुर साहब का मनोरंजन किया करता था। अब भाई वो ठाकुर साहब, उनको अपना मनोरंजन का साधन चाहिए, तो वो अब शराबी मिल गया, वो कहानी अच्छे अच्छे कहानियाँ सुना देता, उनसे उनका मनोरंजन हो जाता है। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना। ठाकुर साहब ने हंसते हुए कहा कि चलो तब तो आज तो पियोगे ना शराब। झूठ कैसे कहूँ, शराबी ने कहा, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिले सब पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए, अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम पीने की सूझी। यह भी ठाकुर साहब ने ऐसा कहा कि तुमने 7 दिन तक खाने को भी तुम चने सूखे काट काट के खा रहे हो और आज तुम पीने की बात कर रहे हो। यहाँ एक शराबी की व्यक्ति को बताया जा रहा है कि जिसको शराब की लत होती है वो खाने पीने के लिए अपनी नहीं सोचता, वो पीने के लिए सिर्फ अपना सोचता है। उसके लिए भूख से ज़्यादा उसके पीने का महत्व को बताया गया है।
सरकार, शराबी कहता है, सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ शराबी कैसे कह रहा है कि मौज बहार का एक घड़ी ही बहुत है। अगर उसको सही से आज अगर वो पी लेता है तो वो उसके लिए वो आज का ही दिन अच्छा है। बाकी अगर दुखपूर्ण अगर लंबा समय भी चल जाता है, अगर उसको नहीं भी मिलता है तो भी वो इस समय के अच्छेपन को याद करके वो अपने दुख की अवस्था को काट लेगा। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या किया? ठाकुर साहब ने कहा। मैंने, शराबी कहता है, मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था। मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। अभी यहाँ जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, उनकी कहानियों में जो है वो एक आत्मीयता को दिखाया जाता है कि कैसे उनमें वो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, किस तरह से वो एक मुहावरों का प्रयोग करके वो व्यक्त करते हैं अपनी कहानियों में कि मैं तो मुंह छुपाकर आराम से सोया हुआ था, कोहरे का समय था, ठंड का समय था। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा इस मुंह छिपाने का कारण क्या है? ठाकुर साहब हंसकर कहते हैं, अच्छा बताओ तो भाई, ऐसे तुम क्या कर दिए कि तुमको मुंह छुपाकर सोने का आदत हो गया, मुंह छुपा के रहे? 7 दिन, शराबी कहता है, 7 दिन से एक बूंद भी गले में ना उतरी। भला कैसे मुंह दिखाता सरकार? मैं जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी से उठा। हाथ मुंह धोने में मुझे जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। मेरे पास में पैसे बचे थे, चना चबाने में से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। देखिए, कहानी में जो पात्र होते हैं, इस कहानी में जो है वो लखनऊ की मुख्य जगह को दिखलाया गया है। तो गोमती नदी कहाँ है? तो वो लखनऊ में है। और जो मौसम की जो बात हो रही है कि मौसम कहाँ का कैसा है, तो मौसम जो है वो ठंडी मौसम है, ठंड का मौसम है। तो जो शराबी जो कह रहा है वो कि चना चबाते चबाते उसके दांतों में दर्द हो गया था और कटकटी यानी ठंड बहुत लग रही थी। तो ठंड लगने की वजह से भी वो पराठे वाले के यहाँ चला गया और जो पराठे उसने खरीदे उसको वो धीरे धीरे खाते खाते वो अपना वहाँ पे अपने आप को ताप कर गर्म भी करता रहा, सेकता रहा उसके चूल्हे पर, और दिन भर अपना घूमता फिरता रहा। जब शाम हुई तो फिर आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गरेड़िए वाली कहानी सुनाई थी, ठाकुर साहब कहते हैं, उसमें जिसमें असफुद्दुल्ला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया, वह क्या सच है? तो यहाँ पे एक कहा गया है कि इससे पहले जो है वो शराबी आया हुआ था ठाकुर साहब के यहाँ और उसने इससे पूर्व एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक गरेड़िए वाला होता है, उसकी जो बेटी होती है वो काफ़ी भूखी होती है। भूख के कारण उसे जो असफुद्दुल्ला जो है वो उससे वो खाने की मांग करती है। लेकिन जो असफुद्दुल्ला है, यहाँ पे एक तरह से अमीरों की व्यंग्यता को भी दिखाया गया है कि वो गरीबों के लिए किस तरह की उनकी भावनाएं होती हैं। तो वो उस लड़की के आंचल में खाने की चीज़ों को देने के बजाय उसके आंचल में वो मोतियों को दे देता है। यहाँ पे बताया गया है कि भूख पैसे से नहीं बुझती, वहाँ भोजन की आवश्यकता होती है। सच, अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। शराबी के यह वाक्य सुनते ठाकुर साहब ठहाका हंसने लगे। हा 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 हा, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। यहाँ पर देखिए कि एक गरीब की व्यंग्यता को, गरीब की स्थिति को देखकर भी ठाकुर साहब को हंसी आ रही है कि वो गरीबों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ एक शराबी जो वो एक संवेदनशील है, वो उन गरीब उसकी संवेदना को वो महसूस कर रहा है। ठाकुर साहब हंसकर लोटपोट हो गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़कपन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसे कभी मोती दिखे हैं? थे चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी, बेगमों के निष्कम प्रेम, करुण
कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती हैं, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ठाकुर साहब की भावना को कि वो उस गरीब लड़की की जो स्थिति है, जो निर्दयी स्थिति है, उसको देखकर उनको हंसी आ रही है और उनको उसमें हंसने वाली कहानी उनको समझ में आ रही है, जिसके लिए वो जो शराबी है उसको अपनी बढ़िया क्वालिटी की शराब तक देने को तैयार है कि हाँ इस तरह की कहानी मुझसे कहो। सरकार बूढ़ों ने शराबी तब कहता है कि सरकार बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों के रंग रेलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़ों बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। यहाँ देखिए, यहाँ कहानी में तो ये कहा नहीं गया है कि शराबी पहले अमीर हुआ करता था, लेकिन जो उसकी बातें हैं, जो उसकी बातों को जो सुनकर समझ में आता है कि कहानी पहले के भविष्य में जो था वो एक अच्छा खाते पीते परिवार का था, लेकिन जब उसकी दीन अवस्था बिगड़ी तब वो गरीब हो गया और गरीब होने पे वो अपनों से भी बिछड़ गया और उन दुखों को भुलाने के लिए वो शराब पीता है। ठाकुर साहब ऊँघने लगे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। देखिए, अब यहाँ पे पहले के समय में तो हीटर वगैरह तो हुआ नहीं करता था और ठंड के मौसम को व्यक्त किया गया है। तो अंगीठी में कोयला दहक रहा है और शराबी को जो ठंड लग रहा है तो वो धीरे धीरे अपने हाथों को सेक रहा है और वो अपने मन में डर भी रहा है कि वो ठाकुर साहब को बोले या ना बोले। और उनको नींद, ठाकुर साहब जो है वो नींद लग रही है और वो सोने लग रहे हैं। फिर उनको अचानक से नींद टूटता और वो कहते कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन जाते हुए लल्लू को भेजते जाओ। शराबी उठाकर धीरे से खिसका। जो शराबी है वो 1 रुपया जो था उसको उठाकर वो धीरे से खिसका। लालू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर ही बगल वाली कोठरी में पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ के सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। उसे जो शराबी जो है वो जब ठाकुर साहब के जमादार को जब बुलाने के लिए गया तो उसके दरवाजे के पास जब गया तो उसे एक सुकुमार कंठ के रोने की एक आवाज़ सुनाई दी और वह रुक कर उसे सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें तो लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ साथ एक आध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। जब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधु जा सो रख, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल स्वभाव ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिड़क कर बोला। अब देखिए, यहाँ पर कभी जीवन में ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि हम बिन बोले ही किसी की भावनाओं को समझ जाते हैं, किसी के दर्द को हम समझ जाते हैं। इस समय वही घटनाएं चल रही हैं। सर्दी का समय है, रात के 10 बज रहे हैं, कड़ाके की सर्दी है और वो जो बालक है वो चुपचाप से शराबी के साथ आगे धीरे धीरे चलता जा रहा है। शराबी ने भी एक शब्द नहीं कहा, ना ही उस बच्चे ने कहा, किंतु जो शराबी है उसकी सहानुभूति उस छोटे से बच्चे की है। अब यहाँ देखिए कि किस तरह की भावना यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने व्यक्त की है कि
बिन बोले किसी के दर्द को समझ लेना, यही तो एक मानवता है, यही एक मानवीयता है जिसे अब वर्तमान में समाज भूलते जा रहे हैं, व्यक्ति इसे भूलते जा रहे हैं। छिड़कर शराबी बोलता है, क्या अब क्या रोता है रे छोरे, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं खाया? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तूने कुछ नहीं खाया। अब देखिए यहाँ पे बात समझ में आती है कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि अच्छा इसने खाना मांगने के लिए ये गया होगा, इसलिए इसे मारा गया होगा और ये इस वजह से ये रो रहा है। यही कहने तो मैं चला गया था जमादार के पास, बालक बोल रहा है। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे। जमादार से कहने लगाया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीवानगी और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियां लेकर रोने लगा। बालक जो है वो भूख की वजह से रो रहा था। भूख की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा था और वो उस बात को याद करके फिर हिचक हिचक कर रोने लगा कि दिन भर सुबह से वो तो मार तो रोज खाता है, लेकिन उस बालक को आज भूख ही रहना पड़ा। आज उसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिली है, सुबह से काम करने के पश्चात भी। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में से ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की टेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, मत रोना मत, रोएगा तो मैं खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। अब देखिए यहाँ एक शराबी की संवेदनशीलता को कैसे जयशंकर प्रसाद जी ने व्यक्त किया है कि बच्चा जो है वह तो रोएगा नहीं, मुझे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का। पाजी यूपी की बोलचाल भाषा में एक तरह से गाली के रूप में एक प्रेम को व्यक्त करती भाषा है, उसी यहाँ व्यक्त किया गया। क्यों? क्योंकि ये कहानी जो है वो यूपी की लखनऊ से संबंधित कहानी है, तो वहाँ के शब्दों को यहाँ पे उकेरा गया है। शराबी की बच्चे के प्रति जो संवेदनशीलता को दिखाया गया है, एक प्रेम को दिखाया गया है, एक सहानुभूति को दिखाया गया है कि किस तरह से वो उसके भाव को वो समझ जाता है। उसे डांटा कि रोना नहीं, रोने से मुझे बैर है, तू रोएगा तो मैं भी रो दूंगा। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा ना सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गट्ठा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा। ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरे के खाने का सोच विचार किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं, पहले एक अद्धा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर पाया। अब देखिए यहाँ शराबी की व्यथा कि वो जा रहा था कहाँ, शराब का अद्धा लेने के लिए, लेकिन वो पहुंचा कहाँ, वो एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गया और वो अब शराब लेना भूल गया। जो शराबी के लिए जीवन की एक मुख्य आहार के रूप में हुआ करता था, उसे वो अभी भूलकर वो एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गया। वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से वह दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर अपने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। अब देखिए यहाँ कहानी कहाँ की है, लखनऊ की है। लखनऊ की जो बोलचाल की भाषा में जो होती है कि वहाँ दोना, पात बिछाना, पात पर बैठकर खाना, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। शराबी है तो उसके पास बर्तन तो वगैरह होंगे नहीं, तो वो उसमें जो दोने में जो ले आया था वो अपने और बालक के लिए पात बिछाता है खाने के लिए। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है। सोंधी बांस नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर
खा ले, और फिर रोया कि पीटा। अब देखिए यहाँ पे शराबी है तो वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उसी की भाषा को यहाँ पे कहा गया है कि ले ठूस कर खा ले। उसकी सौंधी खुशबू से बालक के चेहरे पर मुस्कान आ गई भोजन के। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा बड़ा कोट ओढ़ लिया। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीऊंगा, सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी ना जाने कहाँ से आ धमका। शराबी यहाँ सोच रहा है कि बच्चा जो है वो उसने तो आज प्लान बनाया था कि आज वो भरपेट पिएगा, लेकिन बच्चे के लिए उसने आज पीना अपना छोड़ दिया। एक चिंतापूर्ण आलोक में वह आज पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दरिद्रता की विभूति को देखा। आज पहली बार शराबी जो वो अपनी कोठरी को देख रहा है और उस कोठरी की दरिद्रता को वो देख रहा है, और देखा उस घुटने में ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आह नियति, तब इससे लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य है। वो तो अभी तक अकेले रहता था, लेकिन उसके मन में एक भगवान के लिए भी एक टीस की भावना आई कि किसने इस प्यारे से बच्चे के लिए इस तरह के कष्टपूर्ण जीवन को व्यक्त कर दिया, जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? अब शराबी यहाँ सोच रहा है कि शराबी के लिए उसका मोह माया प्रेम क्या होता है, तो उसका जो भी प्रेम होता है, जो भी मोह माया होती है, वो उसकी शराब की बोतल होती है। लेकिन वही अब शराबी सोच रहा है कि मेरी जो प्रेम हुआ करता था मेरे बोतल से हुआ होता है, लेकिन अब ये हट कर अब इस बच्चे पे क्यों आ रही है? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खोलने दो। अब शराबी अपने अंतर्द्वंद में ये सब बातें सोच रहा है रात में कि नहीं कोई काम करता हूँ ताकि हम दोनों का पेट पल जाए। फिर सोचता कि नहीं इसे भगा दूंगा अगले दिन। सुबह का वक्त, बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? शराबी कहता है कि उठ, ले, रात का जो बचा हुआ खाना था उसको देते हुए कहता है कि ले उठ, इसे खा ले और खाकर अपनी राह देख। वैसे तेरा नाम क्या है? अब देखिए शराबी उसका नाम पूछ रहा है। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी ना धोऊं, खाने लगूं और जाऊंगा कहाँ? बालक जो है वो अपनी सहज हंसी हंसकर कहता है कि मेरा नाम तो मधुआ है, और भला मैं बिना हाथ मुंह धोए ही खा लूं? बच्चे के यहाँ संस्कार को भी व्यक्त किया जाता है कि बिना हाथ मुंह धोए सो के उठ के कोई खाना खाता है क्या? और अब मैं जाऊंगा कहाँ? तुम लेकर आए हो। वो हक से कह रहा है कि अब तुम लेकर आओ हो तो मैं जाऊंगा कहाँ? तुम्हारे ही साथ रहूंगा। आह, कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जाए? शराबी अपने मन में सोचता है, किंतु वह आज तक दुख की भट्ठी में जलता ही तो हो रहा है, तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकलता है, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। अब देखिए यहाँ पे वो एक झूठा गुस्सा दिखाता है उस बच्चे को कि ले पाजी, अब तू ही यहाँ रह, अब मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा। उसके मन में एक भावना भी आती है कि इस बच्चे ने अब तक तो जीवन भर दुखी किया है, तो अब इसे कहाँ छोड़ दूँ। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुंह धोने में लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु किसी ने पुकारा। वो जब गोमती नदी के किनारे पर पहुंचकर कुछ विचार अपने करने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ कैसे कार्य आगे किया जाएगा, तो इन सब बातों को सोचते सोचते किसी की आवाज आती है शराबी को, भले आदमी
रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी को किसी ने आवाज दिया। शराबी ने चौंक कर देखा, वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक ना जान सका। उसने फिर कहा, तुम्ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल। सान धरने की कल यानी कि जो चाकू कैंची जिसको धार किया जाता है, उस मशीन को सान धरने की कल कहा जाता है। सर, उठा के ले जाओ अपनी सान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी है जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूँ, उससे क्या मुझे अपना कुछ रखने का के लिए नहीं है। अब यहाँ देखिए, शराबी जो होता है वो शराब पीने की उसको लत होती है, तो वो पहले क्या करता है कि अपने सान धरने की जो मशीन होती है वो उस आदमी के पास रख देता है और उससे कुछ पैसे लेकर वो अपना शराब पीने लगता है गिरवी रख कर। लेकिन अभी देखिए, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। ईश्वर आपको कोई ना कोई राह आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं। वही अभी शराबी अभी बैठ कर सोच ही रहा था कि अब वो आगे क्या करे, तब तक ईश्वर ने उसे एक राह दिखा दी। अब उसे उस सान धरने की मशीन के लिए ना कुछ पैसे देने थे, उस पर से उसको उसकी मशीन भी फ्री में मिल जाती है। ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। अब देखिए, यहाँ शराबी में एक आत्मीयता के भाव है, एक आत्मता है, एक प्रेम की भावना है कि चलो कुछ तो मिला, अब उसको बेचकर मैं अपना और उस बालक का दोनों का गुजर बसर कुछ दिन के लिए कर लूंगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड तो छूटा। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा शराबी को। शराबी ने जब उस कल को अपने कंधे पर उठाया तो उसे आज बहुत दिनों बाद उसे ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उससे पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। वो बालक कहता है कि मैंने भर पेट खा लिया है, और देखो तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा बचाकर रख दिया है, खुद भी खा लिया और तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। वो जो कोठरी जो सूनापन में रहता था, उसकी हंसी से वो कोठरी भी तर हो जाती है। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जल पान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलो फिर सान देने का काम चलाता हूँ, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पर पड़ा। नहीं तो 2 बातें, किस्से, कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्या रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? शराबी अपने मन में सोच रहा है। सोचिए, शराबी की संवेदनशीलता को कितना अच्छा व्यक्त किया गया है। वो कहता है कि पहले तो टेंशन नहीं हुआ करता था, अकेले का शरीर था, किसी किसी के पास कहानी कहता था, कुछ मिल जाते थे, उससे अपना गुजर तो हो जाता था। लेकिन अब तो भी ये बच्चा भी चलेगा। अब जब परिवार बनाने के बारे में सोच ही लिया है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो चलो अपना पुराना काम जो सान काटने के काम है, अब उसको फिर से करना शुरू कर देता हूँ। तो वो पूछता, वो बालक से, मधुआ अब तू कहाँ जाएगा जल पानी पीकर? कहीं नहीं, वो बालक अपनी मधुरता से कहता है। यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? शराबी ने कहा कि यहाँ क्या, अगर तू कहीं नहीं जाएगा तो फिर खाएगा क्या? मेरे पास पैसा थोड़े ना कि जो गाड़ा जमीन पर उसे निकाल निकाल के मैं तुझे मिठाइयाँ खिलाता रहूँगा। तब कोई काम करना चाहिए। बच्चा, देखिए बच्चे की भावना यहाँ पे कितनी दृढ़ता से कहता है, तब कोई काम करना चाहिए। शराबी कहता है, करेगा? बालक कहता है, जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहाँ, इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? देखिए, अब यहाँ शराबी कहता है कि चल, अच्छा ठीक है, तू काम करेगा तो चल साथ में चल मेरे, तू भी सान, तुझे जो कैंची पजाना होता है उसे मैं तुझे भी सिखा दिया करूँगा, और इससे तू भी काम कर लेना। लेकिन एक समस्या है, हम गांव गांव शहर शहर घूम घूम कर काम करेंगे तो पेड़ के नीचे ही कभी कभी रात बिताना होगा, या जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ रहना पड़ेगा। कहीं भी रह सकूंगा, बालक कहता है, कहीं भी रह लूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। शराबी ने एक बार
स्थिर स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। जो बालक है उसमें दृढ़ता दिख रही थी, सौगंध दिख रही थी कि मैं कहीं भी रह लूँगा, कोई भी काम कर लूँगा, लेकिन उस ठाकुर के यहाँ काम नहीं करूँगा, उस ठाकुर के यहाँ काम नहीं करेगा। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए यह हत्या कहाँ से लगी, अब तो शराब ना पीने की भी मुझे सौगंध लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ शराबी की संवेदनशीलता को जयशंकर प्रसाद ने व्यक्त किया है कि उस बच्चे की निश्चल सौगंध को देखकर शराबी के भी मन में एक भावना आ जाती कि कैसी हत्या लग गई मुझ पे, कि अब बैठे बैठाए वो भी अपने शराब पीने की जो लत हुआ करती थी, जिसके बिना वो एक क्षण नहीं रह पाता था, उसे भी वो छोड़ने के लिए सौगंध लेना पड़ता है। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। इतना बात सुन जो शराबी होता है वो जो साथ में ले जाने के लिए जो जरूरी सामान थे उनको वो बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का 2 बोझ हो हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। बालक ने कहा, अच्छा तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। अब देखिए यहाँ शराबी को भी तो टेंशन है कि अगर वो किसी के बच्चे को लेके जा रहा है काम करवाने, तो कल को हो सकता है कि उसका बाप आ जाए और वो कहे कि तुम मेरे बच्चे से बाल मजदूरी करा रहे हो। तो इसलिए वो उस बालक से कह रहा है, मधुआ से कह रहा है कि अगर तुमको हम ले जाते हैं काम करवाने के लिए, कल को तुम्हारा पिता आता है और कहता कि ये मेरे बच्चे को तुम काम करवा रहे हो, तो समस्या हो जाएगी। तो वो बालक बोल रहा है कि कोई नहीं आ पड़ेगा, चलो भी, मेरा बाप कब का मर चुका है। इसकी भावना, उस बच्चे की भावना को देखिए कि वो एक अनाथ बच्चा है। उस अनाथ बच्चे को भी जब वो ठाकुरों के यहाँ काम कर रहा है तो भी उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। अब देखिए यहाँ पर किस तरह की भावना को व्यक्त किया गया है। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है उसमें किस तरह की शराबी की संवेदनशीलता को, प्रेम को, आत्मीयता को व्यक्त किया गया है कि एक अनजान से बालक के प्रति उसका प्रेम जो होता है वो दिख जाता है। लेकिन जो अमीर होते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं, जो दिखावा तो करते हैं कि वो संवेदनशील है, लेकिन उनमें अक्सर संवेदनहीनता ही पाई जाती है। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है, किंतु हमारे मन में कुछ प्रश्न छोड़ जाती है कि भविष्य में क्या हुआ होगा, कहाँ वो लोग काम कैसे कार्य किए होंगे, कहाँ कहाँ कैसे उनके जीवन की आगे की व्यवस्था हुई होगी। ये कुछ सवाल हमारे अंतर मन में चलते ही रहते हैं। अतः ये कहानी आज यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।